नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। जहां आज चुनाव हो रहा है उसे हम गोरक्ष प्रांत भी कहते हैं और वो पूरा इलाका बस्ती और गोरखपुर मंडल का जो इलाका है उसे इसी रूप में जाना जाता है। अच्छा, जहां चुनाव अभी चल रहा है वहां पर इन दो मंडल के अलावा एक जिला बलरामपुर का भी आता है जो देवीपाटन मंडल का है और एक अंबेडकर नगर है। तो कुल मिलाकर 10 सीटें हैं जिन पर 10 जिले हैं जिनकी 57 सीटों पर चुनाव हो रहा है। इस इलाके में जो अभी तक रुझान आ रहे हैं, असल में वो रुझान कई लोगों को चौंकाएंगे और खासकर उन लोगों को जो लोग एक अलग तरह का नैरेटिव गढ़ रहे थे। देखिए, ये जो इलाका है, इस इलाके पर मैं तो वैसे निजी तौर पर पिछला चुनाव भी हम यहां पर तकरीबन 15 से 20 दिन टहले थे और इस बार हम सितंबर अक्टूबर में भी टहले और अभी बीच में जब चुनाव शुरू हुआ तब भी हम एक बार गए और पूरा हमने टहला। असल में जिस तरीके की बात 2017 में इन इलाकों में थी, वो जो बात मैंने देखी और समझी, उसी समझ के साथ 2021 में जब ये अक्टूबर नवंबर में हम गए तो हमें स्थितियां एकदम अलग दिखाई दी, मतलब 2017 से अलग। लेकिन जब हम लोग यहां फरवरी में गए तब जो स्थितियां थी, असल में वो स्थिति 2017 की जो परिस्थिति थी वहां पहुंच चुकी थी। इसका तात्पर्य हुआ कि आज जहां चुनाव हो रहा है वो चुनाव उन्हीं परिस्थितियों में हो रहा है जो परिस्थितियां 2017 में थी। 2017 में क्या परिस्थितियां थी? 2017 में परिस्थितियां ये थी कि यहां पर भाजपा को लेकर एक अलग तरह का सेंटीमेंट था। असल में वही सेंटीमेंट फरवरी में दिखा। यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि अक्टूबर नवंबर में उस तरह का सेंटीमेंट मैं नहीं देख पाया और लोग देखे हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन फरवरी में जो सेंटीमेंट था वो सेंटीमेंट 2017 की तरह ही था। और अभी आज और कल जो हमारी पूरी बातचीत हुई, उस बातचीत में और जो कुछ हम लोगों ने देखा उसमें एक चीज ये स्पष्ट हो गई कि असल में जो इन 57 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है, उन 57 सीटों पर वो तमाम नैरेटिव ध्वस्त हो गए जो बीच में बनाए गए थे और ये चुनाव वहीं जाकर खड़ा हो गया जहां से 2017 में शुरू हुआ था। मतलब ये हुआ कि यहां पर जो 2-3 बातें कही गई थी, पहले हम उस पर आते हैं, फिर हम 2019 का भी संदर्भ लेंगे और फिर ये बताएंगे कि असल में किस तरीके से यहां पर आप आंधी कहिए, सुनामी कहिए, वो सारी चीजें यहां दिखाई दे रही हैं भाजपा को लेकर, योगी आदित्यनाथ को लेकर। एक वजह यह भी हो सकती है कि उनका घर है, लेकिन उनके इसी घर पर एक नैरेटिव बनाया गया ब्राह्मण बनाम ठाकुर का। उनके इसी घर को लेकर एक नैरेटिव बनाया गया अगड़ा बनाम पिछड़ा का। तो चूंकि जब आप इस इलाके में आते हैं, देवीपाटन मंडल हो, बस्ती मंडल हो, गोरखपुर मंडल हो, फैजाबाद मंडल हो, यहां पर ब्राह्मणों का बड़ा कंसंट्रेशन है। आप एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, अगर आप देवीपाटन मंडल के बात करेंगे तो वहां कई कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां 1-1 लाख ब्राह्मण है, और जब आप बस्ती मंडल में आते हैं तो यहां कई कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां 50 से 60 हजार ब्राह्मण है। जब आप गोरखपुर मंडल में जाते हैं तो वहां भी कई कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां 50 से 60 हजार ब्राह्मण आते हैं। ऐसी स्थिति में यह नैरेटिव सेट किया गया कि नहीं, मामला ब्राह्मण बनाम ठाकुर का हो गया है, और उसके बाद में तमाम लोगों ने एक अभियान चलाया, मतलब तमाम राजनीतिक दलों ने अपने हितलाभ को देखते हुए। लेकिन इन तमाम अभियानों के बाद कम से कम मैं ये नहीं देख पा रहा हूं कि ये जो ब्राह्मण बनाम ठाकुर किया गया था वो जमीन पर कहीं दिखाई दे रहा है। ये पूरी तरह से मुझे नदारद दिखा, और इन जर्नल अगर हम देखें तो ये फैक्टर जमीन पर नहीं दिखा। और जब हम अगड़ा बनाम पिछड़ा की बात करते हैं उसमें भी केंद्र में यही रखा गया कि नहीं, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं तो उसको अगड़ा बनाम पिछड़ा बताया गया कि देखिए साहब, ये अगड़े हैं और पिछड़ों की क्या स्थिति है। और पिछड़ा अगड़ा बनाम पिछड़ा बनाने की जो 2-3 कोशिशें हुई, उन कोशिशों ने ये जो नैरेटिव था उसे बल दिया। पहली कोशिश तो ओम प्रकाश राजभर का निकलना और उसके बाद में तमाम तरह का आरोप लगाना। दूसरा, जब धर्म सिंह सैनी और स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान
समाजवादी पार्टी में आते हैं भाजपा छोड़कर। तो इसके जरिए एक नैरेटिव गढ़ा गया। लेकिन जब आप जमीन पर जाते हैं और देखते हैं, जो मैंने देखा, तो ये जो नैरेटिव है ये असल में जमीन पर काम नहीं कर रहा है। और वो जो कहा जाता है ना कि मंडल और कमंडल, तो मैं अभी भी उसको मानता हूं कि दरअसल जो नरेंद्र मोदी का चेहरा है, नरेंद्र मोदी के हाथ में कमंडल है और उनके चेहरे में मंडल है, तो असल में क्या हुआ, कमंडल और मंडल मिल जाता है। और दूसरी बात, जब आप उस गोरक्ष प्रांत जिसे मैं कह रहा हूं, बस्ती गोरखपुर मंडल जिसे कह रहा हूं, जब आप वहां पहुंचते हैं तो असल में वो जो पीठ है, उस पीठ का जो प्रभाव है, उस प्रभाव पर ये अगड़ा बनाम पिछड़ा, ब्राह्मण बनाम ठाकुर, ये सब जो है धराशायी हो जाता है। देखिए, निजी स्तर पर कुछ चलता हो तो एक अलग मसला है, लेकिन जब आप इसे समग्र रूप से देखते हैं तो इन दोनों जगहों पर इस तरह की कम से कम मैंने कोई टूटन नहीं देखी। और इसका आप ये समझिए कि स्थिति ये है कि जो लोग अगड़ा बनाम पिछड़ा करके भाजपा से समाजवादी पार्टी में आए, उनके लिए अपनी समस्या है, उनकी बिरादरी का वोट उनके ऊपर गिर रहा है या वो बिरादरी समाजवादी पार्टी से जुड़ रही है, ये कम से कम नहीं दिखाई दे रहा है। तो जब समाजवादी पार्टी से वो बिरादरियां नहीं जुड़ रही हैं, और ये जो तमाम प्रबुद्ध सम्मेलन वगैरह हुआ समाजवादी पार्टी की तरफ से और वो फरसा वगैरह लगाया गया, वो तमाम चीजें ये बता रही है कि नहीं, इसका असर जमीन पर नहीं दिखाई दे रहा। ये तो हुई एक बात। दूसरी बात, ये असल में ये जो पूरा नैरेटिव बना, ये 2019 में एक प्रयोग हुआ था, और उससे पहले हम 2018 में जाएं तो इसी गोरखपुर में जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनते हैं तो गोरखपुर की सीट खाली होती है और वहां पर उपचुनाव होता है लोकसभा का। तब वहां पर सभी पार्टियां समर्थन करती हैं और वहां से भाजपा हारती है और विपक्ष जो है सांसद वहां से लोकसभा की सीट जीतते हैं। ये जो नैरेटिव बना कि नहीं, सब लोग जो है वहां पर एकदम अगड़ा बनाम पिछड़ा हो गया, ये नैरेटिव 2018 में बनाया गया और 2019 में बसपा और सपा गठबंधन करती है। और उसके बाद में वहां एक आता है दमुनिया। ये जो फैक्टर है इसकी बड़ी चर्चा रही। दमुनिया में दा मतलब दलित, मुनिया में मु मतलब मुसलमान, ना मतलब हो गया निषाद और या मतलब हो गया यादव। ये जो चार लोग हैं कम से कम बस्ती और गोरखपुर मंडल में, ये अगर मिल जाए तो वाकई में बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन है और ये बड़ा उलटफेर कर सकता है। लेकिन 2019 में क्या हुआ, 2019 का जब चुनाव हुआ तो उस चुनाव में जिस निषाद को लेकर ये इन लोगों ने एक कॉम्बिनेशन बनाया था, वो दरअसल 2019 के चुनाव में कॉम्बिनेशन टूटा। और अभी आप देखेंगे तो 2022 के चुनाव में निषाद जो है वो आ जाते हैं भाजपा के साथ। अब ये देखिए, जब आप निषाद की बात करते हैं तो ये गोरखपुर मंडल की अगर हम बात करें, बस्ती मंडल की बात करें, तो इनकी आबादी तकरीबन 10 लाख के आसपास है गोरखपुर मंडल की अगर हम बात करें सीधे तो। और वहां की 28 सीटों पर हर सीट पर 30 से 50 हजार के बीच में निषाद आते हैं। अब आप कल्पना करिए कि जिस गोरक्ष प्रांत को जीतने की या जिस गोरक्ष प्रांत में उलटफेर करने का सपना पाले बैठे हैं विपक्ष के लोग, वो वहां कैसे पार पाएंगे। एक तो हमने आपको यह बताया 28 में से हर सीट पर 30 से 50 हजार, ये एक तो ये हो गए। सैथवार वाला हमने आपको कल भी बताया था कि आरपीएन सिंह जिस बिरादरी से हैं उसकी यहां तकरीबन दर्जन भर सीटें हैं जहां वो भी 30-40 हजार की संख्या में है। ब्राह्मण जिसकी बात मैं कर रहा हूं कि टूटा नहीं है, वो यहां की तकरीबन मुझे लगता है हर सीट पर 30 हजार से 50 हजार उसकी भी आबादी है। ये 3 चंक हो गए। जिस मौर्य कुशवाहा की हम लोग बात कर रहे हैं, वो उनकी भी इन सीटों पर 25-30 हजार अच्छी आबादी है। देखिए, मैं इसलिए इसको इस तरीके से तोड़कर बता रहा हूं क्योंकि अपने कई साथी जो हैं वो इधर उधर से देख कर आएंगे और फिर कहेंगे कि नहीं वो तो ये कह रहे थे। तो असल में ये मैं पूरा समीकरण ही बता दे रहा हूं कि जो समीकरण वहां जमीन पर चल रहा है। अब आप देखिए कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर आप 30 से 50 हजार निषाद हैं, फिर इसी के अनुसार से ब्राह्मण हैं, फिर इसी तरह सैथवार है, फिर इसी तरीके से जो है आप मौर्य कुशवाहा,
को देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है कि जो सामने खड़ा है वो कुछ मतलब जो विपक्ष में, क्या वो कुछ कर पाएंगे? क्या वो इस तरीके की जो हवा बनाई जा रही है वो हवा कारगर होगी? इसमें कोई सवाल ये पूछ सकता है कि आप राजभर को तो भूल गए। तो देखिए, राजभर को हम भूले नहीं है। असल में हुआ क्या है कि ओम प्रकाश राजभर ने अपनी खुद ही समस्या अपने लिए खड़ी कर ली है। वो जो बयान दे रहे हैं और वो बयान पर अब नरेंद्र मोदी पर हमला कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी पर हमला करना, आप ये समझिए कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना है, क्योंकि नरेंद्र मोदी से बड़ा कोई चेहरा कम से कम अभी हिंदुस्तान की राजनीति में नहीं है। और अगर आप उन पर आक्रमण करते हैं तो आप अपने वोट बैंक को खोते हैं। और वो जिस राजभर समाज से आते हैं उसी राजभर समाज से एक उनकी पार्टी है, एक और पार्टी है जो भाजपा के साथ जुड़ी हुई है। उसी राजभर समाज से अनिल राजभर आते हैं जो भाजपा में मंत्री हैं और वो शिवपुरी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप इसे समझ सकते हैं कि उनका कितना आधार है। एक बात। दूसरी बात, उनका असल में उनका पूरा आधार शुरू होता है 7वें चरण में। 6वें चरण में कुछ सीटें हैं, जैसे आप बलिया में ले लीजिए, वहां पर है, गोरखपुर मंडल की कुछ सीटों पर है। लेकिन असल में उनका प्रभाव 7वें चरण में होगा, जब आजमगढ़ में चुनाव होगा, मऊ में चुनाव होगा, गाजीपुर में चुनाव होगा, बनारस में चुनाव होगा। वहां पर इनकी जो है अच्छी आबादी है, तो उस पर हम लोग तब बात करेंगे। लेकिन जब आप इस चरण में देखते हैं तो इस चरण में जो डोमिनेंट है, जो लोग जो डोमिनेंट ओबीसी बिरादरियां हैं, वो उनमें जिस टूटन की कवायद और बात की जा रही थी वो दिखी नहीं है। और जो 1 बजे का वोटिंग परसेंटेज है वो आप देखिएगा, 1 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज निकल के आ रहा है वो ये साफ संकेत दे रहा है कि दरअसल हवा का रुख क्या है। एक बात। दूसरी बात, जो तमाम नैरेटिव गढ़े गए थे वो नैरेटिव जमीन पर जिस तरह से ध्वस्त होते नजर आ रहे हैं वो भी बता रहा है कि दरअसल हवा का रुख किस ओर है। बाकी जो सीट वाइज चीजें हैं उस पर हम लोग शाम में एक बार बैठेंगे। और हमने कल भी कहा था कि इसी 111 में 34 सीटें ऐसी हैं जहां सपा के लिए भारी सरदर्द है। और भी इस तरह की कई सीटें हैं। एक बड़ी हाई प्रोफाइल सीट है जिसको कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी हार रही है। अब उतनी हाई प्रोफाइल सीट, ये जो चरण चल रहा है 6वें चरण में, एक बहुत हाई प्रोफाइल सीट है बलिया की, वो समाजवादी पार्टी के लिहाज से वो सीट कहा जा रहा है कि हार जाएंगे। इस तरह की कई और चीजें हैं जो जमीन पर दिख रही हैं और उसी से ऐसा लग रहा है कि जिस उलटफेर की संभावना तमाम विश्लेषकों को थी वो होती दिख नहीं रही है। और चलते चलते एक चीज मैं और आपको बता दूं कि दरअसल जिस जातिगत समीकरण की बात होती है वो समीकरण किस लिहाज से भाजपा ने अपने पक्ष में कर रखा है। ये जो बड़ी पार्टी आप देख रहे हैं उसके इतर भारतीय मानव समाज पार्टी, मुसहर आंदोलन मंच, शोषित समाज पार्टी, मानव हित पार्टी, भारतीय सुहेलदेव जनता पार्टी, जो मैं आपसे कह रहा था कि राजभर की एक और पार्टी है जो भाजपा से जाकर जुड़ गई है, और उसके बाद में पृथ्वीराज जनशक्ति पार्टी, भारतीय समता समाज पार्टी, ये जो पार्टियां हैं ये तमाम छोटे छोटे दल और लोग एक बड़ी आबादी को वहां प्रभावित कर रहे हैं। इस वजह से जो ये जिस रेनबो की बात हो रही है उस रेनबो में भाजपा कहीं बहुत आगे दिखाई देती है। अंतिम बात कि ये जातियों का ये जो जातियों का समुच्चय है इसे हिंदुत्व ने एकता के सूत्र में बांधा है। ये बड़ी चीज इस बार दिखाई दे रही है कि लोग आप ये कहिए कि हिंदुत्व के प्रतीक पर वोट डालने की बात कर रहे हैं। और उन तमाम चीजों को लेकर हम लोग डिटेल में जो है सामने आएंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए और आसपास का आपके पास जो कोई डिटेल हो तो वो भी आप साझा कीजिए।